हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम जो है कल हमने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था भारत में, उसमें हमने देख लिए थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह 1600 के चार्टर राजलेख द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुमति दी गई व्यापार करने की। और उसके बाद जो है हमने देखा कि 1726 का राजलेख क्या रहा, जहाँ पर कलकत्ता और मद्रास और मुंबई के जो है प्रेसिडेंसियों को विधि बनाने, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। फिर ऐसे ही हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, रेगुलेट करने के लिए कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश और इंडिया में। तो उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई, क्या उसकी खामियां रहीं, तो ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुंबई, बंगाल, मुंबई और मद्रास तीनों को मिला के एक गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल है हमारे। और उसके बाद हमने देखा कि इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई जिसके जो है मुख्य न्यायाधीश इलियास इम्पे थे। और इस तरह से देखा कि एक अभिलेख न्यायालय था। और उसके बाद हमने देखा कि इसकी खामियों, जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां थीं, उसको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, जिसे बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्ट के जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदेशों जो प्रदेश थे उसकी भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। इस प्रकार से हाँ, फिर जो है उससे पहले भी एक मैंने बताया था कि 83 में 81 के बाद, हालांकि आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, डंडास एवं फॉक्स ने गठबंधन सरकार थी वहाँ पे, क्या कहते हैं, सॉरी, 1783 में डंडास अधिनियम लाया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो है ये विधेयक प्रस्तुत किया गया और फिर नहीं पास हो सका। फिर उसी सन में नवंबर 1883 में 1783 में ही फॉक्स विधेयक लाया गया, भारतीय विधेयक लाया गया। फॉक्स का भारतीय विधेयक नाम से लाया गया, जिसमें क्या था कि लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार थी। जब ये दोनों विधेयक पारित ना हो सके तो ये सरकार गिर गई। और फिर उसके बाद आया आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि ये जो है, मैंने कहा था कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला दस्तावेज क्या है, तो पहला वैधानिक दस्तावेज पिट्स इंडिया एक्ट ही है, जो 1784 में लाया गया था। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप राजनीति मतलब कंपनी को ही दिए गए, राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और बस इसमें जो है उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन सकते इसमें। फिर हमने देखा 1786 का अधिनियम एक्ट ऑफ 1786। उसमें देखा गया कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपने जो परिषद है उसके फैसले को नकार सकता है, निरस्त कर सकता है, और प्रधान सेनापति की पावर दे दी गई उसको। तो ऐसा पाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। ठीक है। 93 का चार्टर्ड एक्ट आया। इसमें लिखित विधियों को कहा गया कि विधियों को लिखित किया जाए। तो इस तरह से जो है लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई इस एक्ट के माध्यम से। फिर 1813 का है, जिसमें 1813 का राजलेख है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई या अनुमति दी गई। और चीन के साथ चाय और व्यापार पर अनुमति रही, बाकी चीज़ें कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध क्या मतलब, ब्रिटिश जनों को भी अनुमति मिल गई कि आप आकर, केवल कंपनी के लोग ही नहीं, ब्रिटिश जन भी आके इसको कर सकते हैं। फिर इस तरह से 1833 का राजलेख आया, जिसमें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से राजलेख द्वारा जो है केंद्रीकरण कर दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर जो है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल ने एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है। इस तरह से चीज़ें हुई। और फिर देखते हैं हम 1853 का राजलेख रहा, जो कि अंतिम राजलेख था, अंतिम चार्टर था ब्रिटिश कालीन इतिहास में भारत के। 1857 का विद्रोह होता है। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ जाता है कि जो है अब हमें कंपनी से पावर लेनी पड़ेगी और स्वयं संभालना पड़ेगा। तो ठीक है, आज हम वहीं से शुरुआत करते हैं कि जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो संवैधानिक डेवलपमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुए, वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले उसके अधीन आता है 1858 भारत शासन अधिनियम। ठीक है।
1858 भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हुआ ये कि 1857 के विद्रोह की चिंगारी पूरे देश में भड़की, खासकर उत्तर इलाकों में भड़की। तो इससे ये हुआ कि जो यहाँ की रिपोर्ट जाने लगी भारत से कि कंपनी ने भारत के जाति मतलब धार्मिक मामलों में इंटरफेयर किया, भारतीयों को अच्छे पद ना देना, सैनिकों में विभेद करना, 5/1 का रेशियो रखना, इस तरह से कई सारे विभेद किए, रंग के आधार पर विभेद करना, फैसलों में जज मतलब सज़ा में भी विभेद किया। तो इस तरह से एक रिपोर्ट गई कि कंपनी जो है, अब अगर कंपनी ने शासन संभाला तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा और एक बड़े विद्रोह का स्वरूप आगे हमें देखने को मिल सकता है। गहन चर्चा के बाद लॉर्ड पामर्स्टन ने 12 फरवरी 1858 को भारत में दोहरे शासन के 2 शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज दोनों था, उसके दोषों को दूर करने के लिए क्या किया कि एक विधेयक रखा अपने संसद में। तो किसने सबसे पहले रखा था? लॉर्ड पामर्स्टन ने। लेकिन ये विधेयक पास नहीं हो सका और उससे पहले उनको त्यागपत्र देना पड़ गया किन्हीं कारणों बस। इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल मैं एक स्टोरी डेवलप करना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में। तो फिर उसके बाद लॉर्ड डर्बी जो है प्रधानमंत्री बने 1858 में ब्रिटेन में। उनके काल में 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के इस विधेयक पर हस्ताक्षर होते हैं और ये पारित हो जाता है और यही विधेयक भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। ठीक है, और यही विधेयक को जब वहाँ पर 2 अगस्त को साइन हो जाते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़ा सभी लोगों को बुलाकर। इसका उद्देश्य ये था कि 1857 जैसी विद्रोह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना था। अब देखिए इसमें प्रमुख पॉइंट क्या हैं, जो हम हिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा पॉलिटी था, लेकिन मैंने एक सोचा कि एक कहानी के रूप में आपके माइंड में सेट हो जाए ये बात। तो सबसे पहले ये था कि कंपनी के शासन को सॉरी थोड़ा सा डाउन करना होगा, हाँ, कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ताज की शुरुआत की। तो इस तरह से इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसकी राज्य की घोषणा मैंने बता दी 1 नवंबर 1858 को की गई, लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में की गई। ठीक है, शासन प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई। देखिए बदला कुछ नहीं है, बस उन्होंने एक मूर्ख बनाया भारतीयों को, और कुछ नहीं बदला। तो कुल मिला के देखिए, फिर समझिए आप बात को कि उन्होंने एक भारत सचिव की नियुक्ति की। भारत सचिव जो है कौन हो सकता था? अनिवार्य रूप से ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक अगर राज्य में राज्यपाल नियुक्त होता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या मान लीजिए कोई भी हेड नियुक्त होता है तो वो अनिवार्य रूप से मतलब भारतीय संसद का या मंत्रिमंडल का या वहाँ के सदस्य, मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहिए अनिवार्य रूप से। संसद सदस्य तो हो ही हो, मंत्रिमंडल का भी सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भारत सचिव, इसमें 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। बाद में आप इंडियन काउंसिल एक्ट भी पढ़ेंगे जो इन्हीं लोगों के द्वारा लाया जाता है बाद में। तो इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई जिसमें 15 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया, वायसराय पद का सृजन कर दिया गया। अब देखिए जो है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही रहे भाई, उस वक्त वही थे गवर्नर जनरल, तो वही कैनिंग ही वायसराय रहे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नर जनरल के पद को एक तरह से समाप्त नहीं किया गया, एक ही व्यक्ति 2 काम करता था। जैसे कि जब वो शासनिक प्रशासनिक काम करता था तो वो गवर्नर जनरल रहता था, और जब वो ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधित्व करता था तो वो वायसराय कहलाता था। तो मैंने कहा ना कि मूर्ख बनाने का ही सिर्फ काम किया गया। क्यों नहीं लॉर्ड कैनिंग को हटा के उन्होंने किसी और को बनाया? सेम, बस व्यक्ति वही रहा, नाम बदल दिया आपने, नाम भी नहीं बदला, नाम बस छपा कुछ और, अंदर काम वही रहे। तो समझ सकते हैं आपको। चलिए हम ज़्यादा इसके अंदरूनी भागों में नहीं पढ़ते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये देख लीजिए कि 1861 में ही जेम्स विल्सन ने भारत में बजट प्रस्तुत किया था। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1861 में जेम्स विल्सन ने भारत में बजट प्रस्तुत किया था। अब आ जाते हैं अगले पे। अब देखिए भारत परिषद अधिनियम, अब इंडियन काउंसिल एक्ट आना शुरू हो जाएंगे। इंडियन काउंसिल की स्थापना हुई थी, 15 सदस्यीय टीम थी। ठीक है, उसी हिसाब से भारत सचिव की नियुक्ति, जो कि ब्रिटिश संसद या मंत्रिमंडल का पक्का सदस्य होना ही चाहिए।
अब काउंसिल एक्ट की बात कर लेते हैं। तो अब इस काउंसिल द्वारा काम शुरू होंगे। आपने संसद कुल मिला के, जैसे आपने लोकसभा चुनाव में सांसद चुन दिए, वो गए, उन्होंने पद ग्रहण किया अपना, कोई मंत्री बने, कुछ रहे। अब धीरे धीरे वो काम करेंगे ना, तो आने 1-2 सालों में आप बिल या ड्राफ्ट देखेंगे कि इस पर एक कानून संशोधन हो रहा है। तो उसी तरह से अब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने पहला जो आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया। तो इसमें क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण पर बल देते हुए बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति वापस कर दी गई। पहले क्या हुआ था, देखिए कि 1800 मेरे ख्याल से 33 के राजलेख, हाँ 1833 के राजलेख में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर पूरे अधीन कर दिया गया, मतलब एक केंद्रीकरण कर दिया गया था, एक ही गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और अब क्या कर दिया गया कि फिर विकेंद्रीकरण किया गया और उनको जो है वापस विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियाँ दे दी गई, यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर उनको दे दी गई। भारत में विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहीं पर होती है। और देखिए यहाँ पर नए प्रांतों के निर्माण की भी बात की गई। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, इस टाइप के नए प्रांत, आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, उनको पावर दे दी गई कि आप नए जो है प्रांतों का निर्माण कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पर नियुक्त कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें दी गई कि आपको किसी भी स्थान पर या उस व्यक्ति विशेष स्थानों पर कानून बनाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत या मंत्रालयी व्यवस्था, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं, वो किस परिषद अधिनियम से की गई? तो 1861 के परिषदीय अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से ही की गई। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि विधान परिषद, जो परिषद है, उसकी अनुमति के बगैर गवर्नर जनरल जो है अध्यादेश जारी करने का, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त किया, तो इसी एक्ट के माध्यम से किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यादेश शब्द नाम का ऑर्डिनेंस जो हुआ वो यहीं से देखिए लिया गया है। संकटकालीन दशा में, वही आज हम आपातकालीन दशा में भी राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है कोई ऑर्डिनेंस दे सकता है, पास कर सकता है। अब देखिए इसी में जो है धीरे धीरे बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाबों में विधान परिषदों की स्थापना हुई। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अगले 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। इसको क्या है 1800, अब देखिए इससे पहले थोड़ी सी कहानी समझिए कि क्या हुआ कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इलवर्ड बिल विवाद भी हो चुका था। अब इसके बाद क्या किया उन्होंने कि इन चीज़ों को सुधार करने के लिए उन्होंने विधान परिषदों का विस्तार किया, अप्रत्यक्ष एवं परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो परिषद है उसके अधिकारों में वृद्धि की गई, संसद के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, और लेकिन अभी भी अनुपूरक प्रश्न या मतदान करने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था। सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तो 1892 के आधार पर ही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, इन टाइप में लोगों का निर्वाचन करने मतलब होना शुरू हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखिए इनको अपने सन वाइज याद रखिएगा, मैच द कॉलम में ये मिल सकता है आपको, या वो सन से भी पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार या कोई भी अधिनियम किस सन में आया था। तो भारतीय परिषद अधिनियम, बाकी चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा, अब 1893 या इस तरह से नहीं पूछेगा कि परिषदीय अधिनियम क्या, क्योंकि ये इनके जो अंदर क्लॉजेज हैं वो इम्पोर्टेंट है। पर मार्ले मिंटो सुधार आपसे पूछ सकता है 1909 में, बिल्कुल रट लीजिए। मार्ले क्यों कहा गया? भारत सचिव थे, मिंटो उस वक्त वायसराय या गवर्नर जनरल थे भारत के, तो इसको कुल मिला के मार्ले मिंटो सुधार किया गया। इसका क्या काम था कि 1892 के जो अधिनियम आए थे वो जो है उनके दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। देखिए कुल मिला के ये जो सुधार आया था ये अरुण डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको कि अरुण डेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये पास हुआ था, सिफारिश की गई थी, उसी आधार पर ये भारतीय परिषद काउंसिल में पास किया गया था। अब इस अधिनियम में क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाकर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म, समझ गया, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक
पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो एवं राज्य करो की नीति अपना ली। कि मतलब मुसलमानों के लिए अलग ही निर्वाचक क्षेत्र बना दिया, उनके लिए अलग जो है पृथक मताधिकार दे दिए। तो इससे क्या हुआ कि भारत में हिंदू मुसलमान की फूट यहीं से पड़ गई। अब इससे क्या हुआ कि जो भारत में फूट करो और राज करो की नीति शुरू हो गई। और लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मोरले को लिखा था एक संदर्भ में कि हमने नाग के दांत बो रहे हैं, मतलब हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। उन्होंने जो है एक लेटर में ऐसा लिखा है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। और आगे हुआ भी। देखिए भारत हिंदू मुसलमान आज भी अलग अलग वैचारिक धारा, अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। मतभेद है, उसी का फ़ायदा उठाकर कुछ पार्टियां सत्ता में आती हैं, कुछ उनकी अलग पॉलिटिक्स होती है, कुछ सत्ता में नहीं भी आती हैं तो एक ही पक्ष को सपोर्ट करती हैं, वो अलग विषय है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन है, तो मिंटो था। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जैसे भारत सचिव और चेम्सफोर्ड उस वक्त के वायसराय थे। तो इसमें क्या हुआ कि पृथक प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। पृथक प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रथम बार भारत में हुई। प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई। सांप्रदायिकता में बढ़ोतरी हुई। तो आप ये देख सकते हैं कि पृथक प्रस्तावना का प्रावधान हुआ। द्वैध शासन व्यवस्था, दो शासन व्यवस्था, मतलब विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो आज आप देखते हो। द्विसदनात्मक व्यवस्था, सेम वही बात है, दो सदन होंगे, विधानसभा, उच्च सदन, निम्न सदन। सांप्रदायिकता में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, आ जाते हैं अगले 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिससे 2/3 भाग लिया गया है भारतीय संविधान में। अब देखिए इस शासन अधिनियम से ही 2/3 भाग हमारे संविधान का लिया गया है। तो इसमें प्रमुख बातें हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, 1930-32 के गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष के रूप में संवैधानिक विकास के रूप में यह अधिवेशन आया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा उनकी इकाइयों के रूप में, मतलब अखिल भारतीय संघ एक संघ बना और फिर देशी रियासतों दो भागों में बांट दी गई। मतलब कि जैसे ये ऊपर से प्रशासन व्यवस्था थी, ये दो हो गए, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत, एक देशी रियासतें। अब देखिए विधायी शक्तियों को 3 सूची में बांटा गया, जो आप आज भी सुनते हैं, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में 59 विषय, संवर्ती सूची में 36 विषय और राज्य सूची में 54 विषय। वहाँ पर भी केंद्राभिमुख संविधान या केंद्राभिमुख ही था, आप समझ सकते हैं इसको देख के। मैंने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया है आपको। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर केंद्रों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। जैसा उसमें द्वैध शासन व्यवस्था प्रांतों में भी लाई गई थी, तो यहाँ समाप्त कर दी गई। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। देखिए असम में, बंगाल में, बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, यानी कि उत्तर प्रदेश जहाँ आज हम बैठे हैं। ठीक है, ये इसकी प्रमुख बातें थीं। और फिर उसके बाद देखिए मैंने बताया ना ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉलिटी के हिसाब से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हैं। देखिए फिर आया 1947 का स्वाधीनता अधिनियम, जिसमें कहा गया भारत एक स्वतंत्र देश होगा, ना कि डोमिनियन स्टेट होगा, और केंद्र में गवर्नर जनरल का पद ही जो है संवैधानिक प्रमुख होगा, जो आज राष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से इन बातों को कहा गया और इस तरह से हमने देखा कि भारत में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन चीज़ों को समझा। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो भारत में संविधान का निर्माण या सृजन की बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और जो भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं चाहूँगा मैं उसको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको वीडियो और भी पिछले क्लासेस देखने, आई बटन पर क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।